बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले यूसीसी को लेकर खबर। करीब 20 महीने के इंतजार के बाद आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिल जाएगा। सुबह 11 बजे ड्राफ्टिंग कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ड्राफ्ट सौंपेगी। करीब 2 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव आए थे, जिसके बाद 30 से ज्यादा बैठकें हुई। 20 महीने का इंतजार हुआ और इसके बाद अब ये ड्राफ्ट सरकार को मिलने जा रहा है। 3 फरवरी को इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और इसे पास कराने में कोई मुश्किल भी नहीं होने वाली। राज्यपाल के पास करते ही ये कानून बन जाएगा। हालांकि अगर किसी केंद्रीय कानून को प्रभावित करने वाले प्रावधान ड्राफ्ट में होते हैं तो फिर राज्यपाल यूसीसी ड्राफ्ट को राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। किया जा रहा है उसमें संघीय सीमा के अंतर्गत या जो केंद्र सरकार के जो हमारी जो निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें राज्य सूची या समवर्ती सूची है, तो यदि विषय ऐसा है कि वह केंद्र सरकार को विषय भेजा जाना है तो राज्य सरकार उसमें अवश्य राय लेगी। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी का इंतजार देश भर को है और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी यूसीसी की छाप दिख सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर लोगों से बीजेपी जो सुझाव ले रही है उसमें यूसीसी की खासी डिमांड है। अगले 1 हफ्ते में यूसीसी पर प्रदेश सरकार स्थिति साफ कर देगी। ऐसे में राज्य के साथ साथ देश में लोगों की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। लोकसभा चुनाव में देश भर में नमो ऐप के जरिए बीजेपी लोगों से अपने संकल्प पत्र को बनाने के लिए सुझाव मांग रही है, जिसमें लोगों के यूसीसी को देश भर में लागू करने की मांग उठ रही है। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी लोग चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी सुधार हो। यूसीसी पे हमारे पास काफी सुझाव आ रहे हैं और लोगों का जो निर्णय है उस पे भी विचार किया जाएगा और आने वाले समय में शायद ये लागू भी हो जाए। इन सुझावों पर अब बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी काम करेगी। पार्टी इसके लिए टीम बना रही है जो सभी सुझावों को देखने के बाद संकल्प पत्र तैयार करेगी। जनहित की क्या क्या बातें हैं जिनको हमको जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर के जाना है, ये भी सारा तय होगा। और नमो ऐप के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए इस समय अभियान चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो भी फैसला होगा उस पर देश की निगाहें होंगी, इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार ये देश भर का एजेंडा भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी सुनील प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से और आज राज्य सरकार को मिलने जा रहा है सुनील यूसीसी का ड्राफ्ट और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया, आगे का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं कि एक लंबा इंतजार और आज राज्य सरकार को मिलने जा रहा है यूसीसी का ड्राफ्ट। बिल्कुल सीनम, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर की नजरें हैं कि आखिर जो ड्राफ्ट उत्तराखंड ला रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उसमें क्या क्या कुछ इसमें समाहित होगा। तो आज सबकी नजरें रहेंगी जब 11 बजे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपेगी और उसके बाद बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ तस्वीर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर साफ हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है और खासकर ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ये महिलाओं को अधिकार संपन्न बना देगा। उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो महिलाओं के हित में काफी कुछ इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है। खासकर सभी धर्मों के लिए, चाहे वो तलाक की बात हो, विवाह की बात हो, विरासत की बात हो, गोद लेने की बात हो, इन तमाम मामलों में एक यूनिफॉर्म जो रूल है वो बनाया गया है कि सभी धर्मों में, चाहे आपकी परंपराएं अलग हों, आपके रीति रिवाज अलग हों, लेकिन जो बेसिक है कि अगर आपको तलाक लेना है, अभी तक अगर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत आप 3 बार तलाक कह के आप तलाक ले सकते हैं। तो इस तरह के जो तमाम प्रावधान
है वो इसके बाद बंद हो जाएंगे और सभी के लिए सिर्फ एक समान जो कानून है वो इसके तहत होगा। तो आज सभी को इंतजार है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपेगी और उसके बाद कल कैबिनेट मीटिंग होगी जिसमें मुख्यमंत्री जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है उसको पेश करेंगे और 5 तारीख से जो विधानसभा सेशन शुरू होगा 6 तारीख को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल है उसको टेबल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। 4 दिन का ये सेशन जहां सत्ता पक्ष के लिए खास होगा, वहीं विपक्ष भी जनता से जुड़े मुद्दों को धारदार तरीके से उठाने की तैयारी में जुटा है। देखिए, पांच फरवरी से बुलाया गया विधानसभा सेशन सत्ता पक्ष के लिहाज से खास रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के 2 महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी है। वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों को तैयार कर रहा है। सिलक्यारा टनल, अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम और जिला विकास प्राधिकरणों से पहाड़ में हो रही समस्याओं को उठाने की प्लानिंग है। यूसीसी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ड्राफ्ट सार्वजनिक होने का इंतजार कर रहा है। हाकम सिंह का छूट जाना, चाहे वो इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष का पटवारी पेपर लीक में नाम आना, अंकिता की मां के कहने के बावजूद भी वीआईपी का खुलासा ना होना, सबूतों का मिटाया जाना और केदारनाथ की सोने की चोरी की जो घटना घटी उसमें अभी तक जांच नहीं बैठाना, टनल वाला मैटर है, उसके अलावा हमारा जोशीमठ का मामला है, ये सारे मामले जोर शोर से उठेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम काम करने वाले लोग हैं, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे विश्व के लिए नजीर बना। उनके जवाब देने को तैयार हैं। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ, पिटे पिटाए मुद्दों पे जिस प्रकार से वो बोलते हैं तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन सरकार तैयार है उनके हर बात को जवाब देने के लिए। यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण जैसे बिल को सत्ता पक्ष अपना सुरक्षा कवच बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है और संख्या बल के हिसाब से दोनों ही बिलों का पास होना तय नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नो प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सीजन की सबसे ज्यादा और जमकर बर्फबारी हुई है। क्या कुमाऊं और क्या गढ़वाल, करीब ऊंचाई वाले हर इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे गंगनानी से आगे और यमुनोत्री हाईवे फूलचट्टी से आगे बंद हो गया है, जिसे बीआरओ एनएच पीडब्ल्यूडी खोलने में जुटा हुआ है। इसके अलावा लंबगांव रोड चौरंगी के पास बंद है, जिसे खोलने की कोशिश लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री हाईवे से सामने आई है, जहां पर सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है, जिससे इस जगह पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। वहीं यमुनोत्री के रॉडी टॉप में फिसलन के कारण दोनों जगह पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बर्फ को हटाने का काम जारी है, लेकिन जिले में लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बनी हुई हैं। वहीं कई गांव के पैदल रास्ते भी बर्फ से ढक गए हैं। हालांकि कई पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं, जो कि बर्फबारी के बाद काफी खुश दिखाई दिए। चमोली में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़क मार्ग पर बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से आगे बंद हो चुका है। मलारी जोशीमठ औली हाईवे भी बर्फबारी के चलते बार बार बाधित हो रहा है। हालांकि बीआरओ के द्वारा मशीन लगाकर बर्फ को साफ किया जा रहा है। जोशीमठ से औली जा रहे हैं वाहन सड़क पर ही फंस रहे हैं। बर्फबारी के चलते सड़कों पर पाला जमना भी शुरू हो चुका है, लेकिन पर्यटक धीरे धीरे बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, बर्फबारी देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं और लंबे वक्त के बाद चूंकि बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में आलम ये है कि सैलानी ये सोच रहे हैं कि जो हम पहले से पहुंचे हुए थे, बर्फबारी ने मजा दोगुना कर दिया। जरा आप भी तस्वीरें दिखाइएगा, चमोली में क्या हालात है, क्या किसी तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं ट्रैफिक को लेकर?
जी, पहाड़ों में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हुई है और निचले इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे ठीक कैमरे के माध्यम से किस तरीके से पूरे पहाड़ में अब सफेदी छाई हुई है। और आज राहत यह है कि अब धीरे धीरे आज थोड़ा सा धूप भी खिलने लगी है। तो एक राहत भरी खबर यह है कि आज मौसम पहाड़ों में साफ रहेगा। लेकिन अब जो सड़क मार्ग पर जो फिसलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और जो बर्फ कल तक मुलायम यानी कि सॉफ्ट दिखाई दे रही थी, आज वो कठोर बन चुकी है, उसने पाले का रूप ले लिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं गाड़ी चलाने वाले चालकों की वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पहाड़ों में सफर करने की आवश्यकता भी है। जोशीमठ से लेकर जो औली को जोड़ने वाला जो रास्ता है उस पर लगभग अगर हम बात करें तो 8 से 9 किलोमीटर तक पूरे मार्ग में बर्फ जम चुकी है। और बीआरओ के द्वारा यहाँ पे 3 मशीनें भी लगाई गई है। जेसीबी मशीनों को कल से ही लगा दिया गया था, लेकिन अब जो बर्फबारी है वो बहुत ज़्यादा कल रात को भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ये एक आफत है ये जरूर बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो जो नेशनल हाईवे है वो हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद है। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुराई टोटा से लेकर मलारी तक पूरा बर्फ जम चुका है। इसके अलावा गोपेश्वर चोपता जो मोटर मार्ग है वो भी कल देर शाम से बर्फबारी के बाद बंद हो चुका है। तो आफत जरूर है, लेकिन आफत के साथ साथ अब सैलानियों के लिए बर्फ सौगात लेकर भी आई है। और मौज मस्ती के जो दौर पहाड़ों में अब शुरू होंगे वो आज के बाद दिखाई देंगे, क्योंकि अब वीकेंड भी आ रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में अगर देखें तो वीकेंड के दिन है, तो ऐसे में सैलानी भी यहाँ पे पहुंचेंगे। जी, बहुत शुक्रिया नितिन, आपने विस्तार से जानकारी दी और तस्वीरें भी दिखाई। आगे बढ़ते हैं, चक्राता की बात करते हैं। यहाँ पर भी खूब बर्फबारी हुई है, लगातार दूसरे दिन बर्फ गिरी है और सैलानियों के साथ साथ किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लंबे वक्त से लोग बर्फबारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से कुछ मुश्किलें भी लोगों को आ रही हैं और लोग बर्फबारी से काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं और सैलानियों की संख्या में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। काफी मात्रा में टूरिस्ट आए हैं और 2024 की पहली बर्फबारी है और लोगों का बड़ा यहाँ पे बड़ा उत्सुक और हमारे बागवानी क्षेत्र में भी काफी इसका असर रहता है। और हमारे जो जितने भी अपना छोटे छोटे उस पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है और ये आज जो है ऊपर से बड़ी कृपा हुई है। बाबा केदार के धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस साल केदारनाथ धाम में बेहद कम बर्फबारी हुई। पिछले साल के मुकाबले इन दिनों 8 फीट तक बर्फबारी पिछले साल इन दिनों हो चुकी थी। बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा नजर आया। बर्फबारी होने के बाद केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फबारी के बाद केदार घाटी काफी सुंदर दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। धाम में 3 से लेकर 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तप्त कुंड भी बर्फ से ढक चुका है। बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी हनुमान चट्टी से बाधित हो चुका है। बद्रीनाथ में इस वक्त सिर्फ आईटीबीपी के जवान और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी मौजूद रहते हैं, जिन्हें बर्फबारी के बीच कड़ाके की ठंड से जूझना पड़ता है। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम बदलने के साथ ही रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम से सामने आई हैं। धाम बर्फबारी के बाद पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटा दिखाई दिया। हालांकि निचले क्षेत्र में बारिश नहीं होने से सूखे के हालात यहां पर बने हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निचले क्षेत्र में बारिश देखने को मिलेगी और बड़ी राहत मिलेगी। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। प्रचंड नगरी मुनस्यारी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। बर्फबारी होने से खासे सैलानी खुश नजर आए हैं और लंबे वक्त के बाद बारिश और बर्फबारी होने से जंगलों में धधकी आग भी थमी हुई है। साथ ही जल स्रोत भी रिचार्ज हुए हैं। फरवरी में घूमने आए सैलानी बर्फ से लकदक पहाड़ों को देखकर रोमांचित हो उठे हैं।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। औली में भी बर्फबारी के बाद नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और बुधवार से लगातार बर्फबारी यहां पर जारी है। फरवरी के पहले हफ्ते में बर्फबारी से होटल कारोबारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जो कि पर्यटक औली घूमने के लिए आए हुए थे, उनके भी चेहरे खिल गए हैं। ड्रग्स विभाग और एफडीए की टीम ने रुड़की के औद्योगिक क्षेत्र भगवानपुर में कई दवा कंपनियों पर छापेमारी की। इस दौरान 12 से 15 कंपनियों के प्रोडक्शन का काम बंद कराया गया, क्योंकि कंपनियां प्रोडक्शन कर रही थी। साथ ही कुछ कंपनियों को चेतावनी यहां पर दी गई है, जिसके बाद वो अपना प्रोडक्ट नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। ड्रग्स विभाग का कहना है कि अगर बाकी की दवा कंपनियां भी मानकों के अनुरूप काम करेंगी, तभी दोबारा प्रोडक्शन की अनुमति दी जाएगी। 12 से 15 कंपनियां के जो स्टॉप प्रोडक्शन हो चुके हैं, जिसमें से कुछ कंपनियों का अभी रिविजिट चल रहा है और उनका खुलवा दिया गया है। और उनमें जब पूर्णतया वो चेंज करते हैं, सारे नियम पूर्वक अपने कार्यशैली को सही तरीके से अपनाते हैं, तभी उनका स्टॉप प्रोडक्शन ओपन किया। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके लिए पुलिस ने राजधानी के 2 अलग-अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए चालान की कार्रवाई की है। पिछले 1 महीने में ड्रोन के जरिए 1200 चालान काटे गए हैं। साथ ही 500 से ज्यादा जगहों पर अवैध अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है। अगली खबर देहरादून से है। यहां के आईटी पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अर्थ संख्या विभाग के इंटीग्रेटेड भवन का लोकार्पण किया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी यहां पर मौजूद रहे। करीब 29 करोड़ की लागत से बना इंटीग्रेटेड भवन, जिसका उद्घाटन किया गया। किशन भाई आ जाओ। हाँ। कोटद्वार में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। प्रशासन ने छापेमारी कर खो नदी में अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। अवैध खनन की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है। एसडीएम का ये कहना है कि अवैध खनन पर आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसा है कि पूर्व से ही जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि कहीं भी जो है अवैध खनन नहीं होना चाहिए, और उसमें हमारी लगातार हमने जो है टीम का गठन कर रखा है, और जो है छापेमारी की कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी भी जो है तहसीलों में जो है जो अवैध खनन में जो वाहन लिप्त थे उनको जो है सीज किया गया है। श्रीनगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के साथ छात्र नेता धरने पर बैठ गए हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्र नेताओं का ये आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी छात्र हित से जुड़ी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि मांग पत्र को सौंपे कई हफ्ते बीत चुके हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। पत्र में हमारी मुख्य मांग ये थी कि हमारे 2 परिसर हैं, एक बिड़ला परिसर और इसी के अंतर्गत चौरास परिसर। इन 2 परिसरों को जोड़ने का काम जो बसें करती है, उन बसों की हालत बहुत जर्जर हो रही है और हमारे छात्रों की संख्या धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारे पास आने जाने में बसों की कमी हो रही है। हरिद्वार के साथ ऋषिकेश में भी भिखारियों के पुनर्वास की कवायद शुरू हो रही है। केंद्र सरकार स्माइल योजना के तहत ऋषिकेश को भी भिखारी मुक्त करने की प्लानिंग कर रही है। इसी महीने एक नेशनल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे भिक्षावृत्ति में लोगों का डेटा तैयार किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से पहले चरण में 30 धार्मिक और पर्यटन नगरियों की लिस्ट भी जारी की गई है। आने वाले समय में और शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जहां से भिखारियों का पुनर्वास किया जाना है। सरकार ऐसी योजना ला रही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे त्रिवेणी घाट पर भी लगभग 400-500 लोग हैं जो भिक्षावृत्ति करते हैं, और इसमें बहुत संख्यक बच्चे भी सम्मिलित हुए जो भविष्य के लिए नुकसानदेह। अगर ये आती योजना तो अच्छा है। गंगा सभा भी इसका